अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, चैप्टर नंबर 18, टॉपिक नंबर 18। टॉपिक कौन सा बच्चों? 18.4। और बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखना है कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हमने इस टॉपिक का नाम क्यों रखा है। तो बच्चों उसके लिए आपने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में बच्चों क्या आप सब ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। उसमें हमने क्या सीखा था कि एक अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे स्टेबल में चेंज होता है। बेटा एक अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडिएशन इमिट करके खुद को स्टेबल करता है। इट मीन्स कि जब वो रेडिएशन इमिट करता है तो हो सकता है वो जस्ट एनर्जी इमिट करे। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों वो कोई पार्टिकल इमिट कर दे, मसलन अल्फा पार्टिकल इमिट कर सकता है, बीटा पार्टिकल इमिट कर सकता है और गैमा पार्टिकल इमिट कर सकता है। तो बच्चों इट मीन्स कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा या वो डिके होगा। क्या करने के लिए? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इट मीन्स उसके न्यूक्लियस में भी चेंज आएगा। तो बच्चों जब न्यूक्लियस में चेंज आता है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और याद रखें जब भी न्यूक्लियस में चेंज आएगा तो एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, एनर्जी इमिट होगी हमेशा। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस टॉपिक का नाम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है। बेटा न्यूक्लियर का लफ्ज़ न्यूक्लियस से निकला है। कहाँ से निकला है? और ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि चेंजेस, ठीक है, उसमें जो तब्दीली आती है। न्यूक्लियस में जो चेंजेस का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और हमें पता है जब भी न्यूक्लियस चेंज होता है तो वो क्या करता है बच्चों? एमिशन ऑफ रेडिएशन करता है। क्या ये खुद ब खुद होता है या हम करवाते हैं? बच्चों हमें पता है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, वो खुद ब खुद रेडिएशन इमिट करते हैं। इट मीन्स के ये स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप न्यूट्रॉन स्ट्राइक करें जैसे रेडियो आइसोटोप्स में होता है कि आप न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके उसको अनस्टेबल बनाते हैं ताकि वो रेडिएशन इमिट करे। वो होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है। ठीक है, ये ऐसे कह लो कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये था इस टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा इंट्रोडक्शन में क्या बताया मैंने? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाली बात बताई कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है। क्या करने के लिए? मोर स्टेबल बनने के लिए, विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन। सही है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन में आपने बच्चों आपने क्या कहना है कि इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हमने क्या बात सीखी थी कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। बच्चों हमने वहाँ पे क्या बात सीखी थी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या बात सीखी थी कि अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। बच्चों क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है या डिके होता है? डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट या आप डिके भी कह सकते हैं। अच्छा, डिसइंटीग्रेट क्यों होता है बच्चों? क्या करने के लिए? शाबाश, टू बिकम्स, शाबाश, टू बिकम्स मोर स्टेबल, टू बिकम्स मोर स्टेबल। और बच्चों वो करता क्या है? विद
emission of radiation, with the emission of शाबाश, with the emission of radiation। सही है। ये इस टॉपिक का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो वो रेडिएशन इमिट करके अपने आप को स्टेबल करता है। तो अब इट मीन्स कि हम डिफाइन करने की पोजीशन में हैं, हम इस टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या हमने कहा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या आर्टिफिशियल प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच क्या होता है बच्चों? एक सुनो, एक पेरेंट जो होता है ना न्यूक्लियस, वो क्या करता है? पेरेंट हमेशा अनस्टेबल होते हैं, तो पेरेंट जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो रेडिएशन इमिट करके अपने आप को मोर स्टेबल बनाता है। ठीक है बच्चों, याद रखें कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं। आपने इसको ऐसे याद रखना है कि पेरेंट अपने बच्चों के लिए सारी भागदौड़ करते हैं, ऐसे ही है ना। तो पेरेंट अनस्टेबल होते हैं लेकिन उनके जो बच्चे हैं, मतलब कि डॉटर है, वो हमेशा स्टेबल होते हैं। तो पेरेंट से बच्चों क्या बनते हैं? डॉटर। कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है? पेरेंट अनस्टेबल है और डॉटर क्या है? स्टेबल। क्यों? क्योंकि डॉटर की तो मौजें हैं। जलील किसने होना है बाहर मार्केट में? पेरेंट्स बच्चों के लिए सारा कुछ करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उनकी हर नीड पूरी करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अनस्टेबल कौन है? पेरेंट। और स्टेबल कौन है? डॉटर। सही है, तो बोलो शाबाश। डेफिनेशन क्या होगी? सारे नहीं बच्चों। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच आ पेरेंट, और बच्चों पेरेंट होता कौन है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। सारे बच्चे प्लीज शोर नहीं मचाएं। पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है। चेंजेस इनटू किस में चेंज हो जाता है? मोर स्टेबल। चेंजेस इनटू मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल है वो क्या होता है? डॉटर न्यूक्लियाई। चेंजेस इनटू मोर स्टेबल मतलब के डॉटर न्यूक्लियाई। मोर स्टेबल मतलब कि डॉटर न्यूक्लियाई। और क्या करता है बच्चों इसके साथ? शाबाश, विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, with the emission of radiation, with the emission of, और बच्चों रेडिएशन इमिट करेगा तो वो स्टेबल होगा ना, वैसे तो वो स्टेबल भी नहीं हो सकता। with the emission of radiation, और इसको कहते क्या है बच्चों? is called nuclear transmutation। क्योंकि बच्चे हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, इट मीन्स कि इसके न्यूक्लियस में चेंज आएगी। ऐसा ही है, अभी देख लेते हैं कि न्यूक्लियस में क्या चेंज आती है। बच्चों इसमें होता क्या है? जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो डिके होता है। क्यों होता है? टू बिकम द मोर स्टेबल। तो क्या बताया बच्चों? एक सिंगल बच्चे आप बोला करो, ठीक है। तो क्या बताया? अब हमने क्या करना है? बच्चों ये डेफिनेशन आपने रिपीट कर दी। डेफिनेशन की सबको समझ आ गई? इसके बाद मैंने पूछा कि हमने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, जो अभी मैंने बात बताई है। बच्चों बताओ एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? मैंने अभी क्या बताया, भूल गए हो? कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करता है बच्चों? डिके होता है। क्यों? क्या करने के लिए? टू बिकम्स द मोर स्टेबल। और वो कैसे होता है ये अभी हम देख लेते हैं। बेटा एक्सप्लेनेशन में आपने कहना है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके। बच्चों वो क्यों डिके होता है? टू बिकम्स
to becomes a stable nuclei। तो बच्चे जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके होता है क्या करने के लिए, टू बिकम स्टेबल, ठीक है। तो वो क्या करेगा बच्चों, अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके टू बिकम मोर स्टेबल बाय इमिटिंग रेडिएशन। तो बच्चों बताओ न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगी, बताओ शाबाश। बच्चों हम इसको कैसे कर सकते हैं, कुछ तो बताना चाहिए। न्यूक्लियर इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं, न्यूक्लियर इक्वेशन से कैसे, बोलो शाबाश। बच्चों देखो जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल में चेंज होता है ना, तो वो या अल्फा रेडिएशन इमिट करेगा या बीटा रेडिएशन का इमिट करेगा या गैमा रेडिएशन, सही है। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर इक्वेशन यूज़ करते हैं। इतनी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बच्चों अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिकेज टू बिकम मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बाय इमिटिंग रेडिएशन। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर इक्वेशन। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड, किसकी मदद से हम बच्चों अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ न्यूक्लियर इक्वेशन। बच्चों न्यूक्लियर इक्वेशन की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा बेटा याद रखें कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके होता है टू बिकम मोर स्टेबल बाय इमिटिंग रेडिएशन। रेडिएशन कौन सी, 3 तरह की वो कर सकता है, कौन कौन सी, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन। तो इट मीन्स के 3 तरह के डिके हो सकते हैं, कौन कौन से, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। मकसद क्या है कि अनस्टेबल को स्टेबल बनाना है। तो जब वो अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा या अल्फा डिके करेगा या बीटा डिके करेगा या गैमा डिके करेगा, सही है। तो हम ये प्रोसेस कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, न्यूक्लियर इक्वेशन से। इन विच न्यूक्लियर इक्वेशन में होता क्या है बच्चों, इन विच अपेरेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर इक्वेशन में को आपने एक्सप्लेन करना है, इन विच अपेरेंट न्यूक्लियाई इन विच पेरेंट न्यूक्लियाई क्या करता है बच्चों, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाइड changes into daughter nuclei। In which a parent nuclei changes into daughter nuclei। समझ गए हो। तो इट मीन्स के इसके एटॉमिक मास में भी चेंज आ सकता है और एटॉमिक नंबर में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। एटॉमिक मास भी चेंज हो सकता है और एटॉमिक नंबर। पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल, पता है ना आपको, पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है और जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो 3 तरह के डिके होते हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा एंड गैमा डिके, सही है। तो बच्चों इसमें अब आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, सबसे पहले हम कौन सा डिके को स्टडी करेंगे, अल्फा डिके। बच्चों अल्फा डिके में क्या होता है, जो हम जर्नल इक्वेशन इसकी लिखते हैं उसी से हमें ये सारा समझ आएगा, ठीक है। अब जर्नल इक्वेशन में हमने करना क्या है कि ये एक जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, क्या नाम है इसका, एक्स,
पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है X, और जिसमें ये Z क्या शो करता है उसका एटॉमिक नंबर, और ये A क्या शो करता है उसका एटॉमिक मास। ये चेंज किस में होता है बच्चों? डॉटर न्यूक्लियाई में, जिसको हम क्या कहते हैं? Y कहते हैं, और ये इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका एटॉमिक मास A है। ठीक है, ये पेरेंट बेटा डॉटर में चेंज होता है विद द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन। और ये तो सबको पता है ना। तो जर्नल इक्वेशन हम लिखने लगे हैं अल्फा डिके की। तो बच्चों जल्दी जल्दी आपने बताना है अल्फा डिके में ये X क्या चीज़ है? शाबाश, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या है? मास नंबर। सही है बच्चों। इसने किस में चेंज होना है? इसने चेंज होना है डॉटर न्यूक्लियाई में। और बच्चों डॉटर न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? Y। डॉटर न्यूक्लियाई को Y कहते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि हम अल्फा डिके पढ़ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए अल्फा जो है ये बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस है। अल्फा क्या होता है? हीलियम का। समझो अल्फा पार्टिकल हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका मास नंबर 4। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि उसका एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आना है? एटॉमिक मास में। अगर मुझे ये नहीं ना पता कि अल्फा पार्टिकल हीलियम को कहते हैं तो फिर मैं ये इक्वेशन भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये X क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई। Y क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। प्लस इसमें क्या होगा बच्चों? अल्फा पार्टिकल जो आपने इमिट करना है, क्या नाम है उसका? हीलियम। ये आ गया हीलियम। हीलियम का तो मुझे पता है ना, एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। प्लस बच्चों इसके साथ क्या इमिट होगा? एनर्जी। शाबाश। तो अब क्या मैं इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख सकता हूँ? यस। कैसे लिख सकता हूँ? मैंने इक्वेशन को दोनों तरफ बैलेंस करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए Z है, इधर क्या है? 2। इसका मतलब है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो +2 करेंगे या -2? शाबाश, -2 क्यों किया? इक्वेशन को बैलेंस करने। +2 माइनस खत्म होंगे, फिर Z आ जाएगा, इधर भी ऊपर देखें क्या A +4 आएगा या -4? तो -4। क्यों कहा -4? क्योंकि -4 +4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, A बच जाएगा, इधर भी A है, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। सही है बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल। अब इसकी आपने कोई भी डेली लाइफ में एग्जांपल लेनी है कि कौन सा न्यूक्लियस किस में चेंज होता है। तो पहले हम क्या लिखोगे? पेरेंट न्यूक्लियाई। ये कौन सा है बच्चों? पेरेंट। यहाँ पे आप लिख लें कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। और ये क्या है बच्चों? ये है डॉटर न्यूक्लियाई। और ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। सही है बच्चों। आप मुझे जल्दी से बताओ कि हमने कौन सी इक्वेशन पता है हमें? रेडियम। और बच्चों नहीं पता आपको रिएक्शन मैंने करवाए हुए हैं। रेडियम जो है बच्चों उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है 226 और एटॉमिक नंबर कितना होता है? शाबाश, 88। सही है। इसको कहते क्या है? पेरेंट या डॉटर? शाबाश, पेरेंट कहते हैं। और बच्चों क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। सही है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। बच्चों इसने किस में चेंज होना है? डॉटर में। और मुझे नहीं पता इसका डॉटर एलिमेंट कौन सा बनता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसने कौन सा पार्टिकल इमिट करना है? अल्फा। तो बच्चों पहले इसमें से मैं अल्फा पार्टिकल को इमिट करूंगा, प्लस एनर्जी इमिट होगी। अब मैं बना सकता हूं कि इसमें से कौन सा पेरेंट का डॉटर एलिमेंट बनेगा। कैसे? एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास से। अभी मुझे ये पता है कि यहाँ पे जौन सा भी एटम बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आएगी। ये देखिए जर्नल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि 4 की कमी आनी है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बेटा देखो 222, ये 4, 226, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये 88 है ना। 2 इधर चले गए, यहाँ पे कितने बच गए? शाबाश, 86। अब यहाँ हमें पता है 86 एटॉमिक नंबर किस एटम का होता है? शाबाश, रेडॉन का। सही है, Rn।
बच्चों इस इक्वेशन को अब आपने याद करना है जुबानी पेपर में लिखने के लिए। आप मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं? डॉटर न्यूक्लाइड। क्या ये स्टेबल है? ओके। और इसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। समझ गए हो? और ये हमें पता है वैसे एनर्जी है। तो क्या ये रिएक्शन सबको समझ आ गया है? तो इसका कंक्लूजन क्या होगा बच्चों? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सही है। आप बताएं कंक्लूजन में कि पेरेंट के जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एटम है या पेरेंट एलिमेंट है, उसमें एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगी और एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगी? जल्दी से बताएं। एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगी और एटॉमिक नंबर में? बताओ शाबाश बच्चों। एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगी? समझ नहीं आई? 226 से 220। शाबाश। इंक्रीजेस बाय 4 या डिक्रीजेस बाय 4? शाबाश। ये हुआ है डिक्रीज। डिक्रीजेस बाय 4। और बच्चों ये क्या हुआ है? बच्चों ये भी डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? डिक्रीजेस बाय 2। वो समझ गए हो? अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ब्रैकेट में बता दो। शाबाश। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको कैसे लिख सकता हूँ? और बच्चों पता नहीं है एटॉमिक मास को ए लिखते हैं, पता है ना? तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a+4 या a-4? शाबाश। a-4। एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास ए में क्या चेंज आई? a-4। एटॉमिक नंबर मतलब z में क्या चेंज आया? z-4। बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सही है। तो बेटा इसमें डिक्रीजेस बाय, सॉरी यहाँ पे आना था 2। सही है। और समझ गए हो? क्या हुआ? अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा। ओके बेटा इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरफ को मूव करा दो, यहीं पे सेट करें इसको। तो बच्चों ये आप नज़र आ रहा है सबको? ओके। तो बच्चों इसके बाद मुझे बताएं कि ये बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि इसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है। तो ये हो गया कौन सा? अल्फा डिके। अब किसकी बारी है बच्चों? बीटा डिके की। तो बीटा डिके भी बिल्कुल इसी तरह हमने करना है। ओए बच्चों इस इक्वेशन को रट्टा मारने का तरीका क्या है? इसका कोई सेंटेंस बना लो। और समझ गए हो? सेंटेंस क्या बनाएंगे? शाबाश। कुछ इसका बच्चों अभी ये प्रीवियस क्लास वाले कह रहे थे कि सर हम इसको हर्न बना लेते हैं, HERAN, हिरन। ठीक है। और वैसे एक और भी बन सकता है। आप लोगों को पता है रन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? शाबाश बच्चों। रान का मतलब होता है भागना। एक रान दूसरी भी होती है जो आप कह रहे हैं, बेगम को भी कहते हैं। ठीक है। अगर तो भागने वाला बनाना है तो आपने कहना है रफिया कौन है? ओके ऐसा कर लेते हैं, रफिया आपकी रन है। ओके ये जो रफिया कह रहा है ना, समझ लें कि रफिया आपकी रन है। सही है। या ऐसे कह लो रफिया आप सब की रन है। ओके तो ये सेंटेंस आपको दोबारा कभी नहीं भूलेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो आप अपनी मर्जी का कोई अच्छा सा सेंटेंस बना लें। तो नेक्स्ट देखिए बीटा डिके। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते होते हैं? उसकी जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। और हमें पता है ना बीटा, ये जो बीटा है ये क्या होते हैं बच्चों? बीटा डिके में बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता है आप लोगों को? बच्चों बीटा पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 0। शाबाश। तो बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। सही है। उसमें हीलियम इमिट हुआ था, वो बहुत हैवी था। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है, पता है ना सबको? गुड शाबाश। तो जर्नल इक्वेशन पहले लिख लें। आपने मुझे बताते जाना है ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है। बताओ इसका क्या नाम है? पेरेंट न्यूक्लियाई। शाबाश। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? एटॉमिक मास। शाबाश। तो बच्चों बताओ
ये किस में चेंज होगा? डॉटर न्यूक्लियाई में। शाबाश। डॉटर न्यूक्लियाई में बच्चों ये क्या, डॉटर न्यूक्लियाई को क्या लिखते हैं? Y। हमें नहीं पता उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। कब पता चलेगा? जब हमने इमिटेड पार्टिकल का पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इमिट करना है, यस, अब हमें ये पता चल जाएगा। सही है। प्लस क्या इमिट होगा बच्चों? एनर्जी इमिट होगी। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर में क्या कमी आनी है या इंक्रीज होगा। बेटा देखो ये -1 है, अगर मैं यहाँ पे z -1 लिखता हूँ तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? z +1। शाबाश। +1 -1 खत्म, दोबारा z बन जाएगा। ऊपर क्या आएगा बच्चों? a +1 कर दो, नो। a -1 कर दो, नो। a +0, तो a ही लिख देते हैं। इट मीन्स के नो चेंज। सही है। अब ये इक्वेशन लिखनी उससे भी ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया इसमें क्या इमिट होना है? इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों वैसे मुझे एक बात बताओ कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो बीटा डिके कैसे होगा? कोई बच्चा बता सकता है? ये किसी बच्चे को नहीं पता होता, वो बस हमें रट्टा मार के बैठ जाते हैं। आपको भी नहीं पता। आपने क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर आप इलेक्ट्रॉन इमिट करा रहे हैं, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, आप कहाँ से इमिट कराए जा रहे हैं? तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन भी आना चाहिए। सही है बच्चों? अच्छा, अब आपके दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं न्यूक्लियस में, और पता है ना न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम उसमें से क्या इमिट कराई जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि उसमें है ही नहीं। और देखो बच्चों, इट मीन्स के हम गलत कर रहे हैं। यस सर, शाबाश। बेशर्मो, आपको समझ नहीं है कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट कराने का तरीका क्या है। ठीक है। तो बच्चों याद रखें, जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। आपको पता है न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। जो भी कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, इट मीन्स कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कौन इमिट करेगा? न्यूट्रॉन। क्यों? वो न्यूट्रल था, वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और खुद क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। खुद क्या बन जाएगा? तो जब वो प्रोटॉन बनेगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन इमिट किया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो बच्चों खुद प्रोटॉन बन गया। देखो जनरल इक्वेशन में क्या उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो गया? हुआ इंक्रीज। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो गया। और बात समझ आई है? मैं फिर बता देता हूँ क्या हुआ। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं था, कहाँ से इमिट हुआ? बेटा न्यूट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया, खुद क्या बन गया? पॉजिटिव प्रोटॉन बन गया। तो इट मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन इमिट करा लिया। अब जल्दी से हमने इसकी इक्वेशन करनी है। शाबाश बच्चों, इसमें जनरल इक्वेशन हमने लिख दी है, और आप बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? जल्दी बताएं। अच्छा, इसमें बच्चों कार्बन की एग्जांपल हमने ले ली है। वो आपको पता है ना ये पेरेंट है, तो बच्चों हमने इसकी लेनी है कार्बन की एग्जांपल। तो जल्दी से बताएं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लेना है और एटॉमिक मास 14। शाबाश। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डॉटर न्यूक्लियाई। हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन जब हमने अल्फा पार्टिकल इमिट कराना है तो हमें समझ आ जाएगी। सही है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, प्लस एनर्जी इमिट होगी। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कोई पार्टिकल इमिट होगा जिसके एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आएगी या ज्यादा आएगी? देखो कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स कि ये तो 14 ही रहेगा। सही है। और उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर देखो हमने कहा उसमें 1 का इजाफा होगा, तो जब ये 6 से 7 होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो ये इक्वेशन बच्चों बन गई। आप मुझे बताएं इसमें पेरेंट कौन सा है? ये हमारे पास पेरेंट है, और ये क्या है बच्चों? डॉटर। कौन स्टेबल है? ये स्टेबल है।
और वो क्या है अनस्टेबल। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया जिसको हम क्या कहते हैं बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन भी कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस एनर्जी इमिट हो जाएगी, सही है बच्चों। अब इसका कंक्लूजन क्या बनेगा जल्दी से बताएं, वही सेम कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या बताते होते हैं बच्चों, कंक्लूजन में हमने ये बताना है कि उसका एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगी और एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगी। एटॉमिक मास को बच्चों ए कहते हैं ना, तो बताओ इसमें ए में क्या चेंज आएगी, जल्दी बताएं। नो चेंज, शाबाश बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और बच्चों एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगी, सॉरी एटॉमिक नंबर में, और देखो क्या आई थी, इंक्रीजेस बाय 1। क्या चेंज आई बच्चों, इंक्रीजेस बाय 1, सही है। तो ये भी हो गया, ये भी, इसका कंक्लूजन है कि बीटा पार्टिकल जब भी इमिट होगा उसके एटॉमिक नंबर में बच्चों कोई चेंज नहीं आएगी, सॉरी एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, जबकि उसका जो एटॉमिक मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सही है। अब जस्ट बेटा कौन सा रह गया है, गैमा। और गैमा में बच्चों होता क्या है, गैमा रेडिएशन, जस्ट अंडरस्टैंड करें, लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। गैमा रेडिएशन में बेटा जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो क्या करता है, फोटॉन या गैमा रेडिएशन इमिट करता है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे एटम में से फोटॉन इमिट होता है। एटम में क्या करता है बच्चों, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो उसने जाते हुए एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो वापस आते हुए वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन या इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन इमिट कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जो इसमें गैमा डिके में जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो गैमा रेडिएशन इमिट करता है और अपने साथ अल्फा और बीटा डिके भी करता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट करता है। ऐसे कह लो कि जब अल्फा और बीटा पार्टिकल डिके हो रहे होते हैं तो प्लस साथ गैमा रेडिएशन भी इमिट होती है। इज इट क्लियर बच्चों? तो गैमा रेडिएशन की इक्वेशन हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सेट कर लेना उसके हिसाब से। गैमा डिके, तो गैमा डिके में सबसे पहले मुझे बच्चों ये बताना है जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी। बताओ जर्नल इक्वेशन क्या आएगी बेटा, जस्ट उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आना, एक्स ही होता है जो बाद में क्या बन जाता है, एक्स ही रहता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में चेंज नहीं आती, जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो उसका एटॉमिक मास है वो सेम रहते हैं। फर्क कहाँ पे आता है बच्चों, जो ये होता है ना पेरेंट न्यूक्लियाइड, कौन सा पेरेंट न्यूक्लियाइड, उसके ऊपर जस्ट आपने स्टेरिक बनाना है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है और इसमें वो स्टेरिक आप नहीं बनाएंगे। क्या मतलब कि इसमें सिर्फ गैमा रेडिएशन इमिट की है, गैमा रेडिएशन इसने इमिट की है और बच्चों गैमा रेडिएशन इमिट की तो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में गया। तो बच्चों इसका कंक्लूजन क्या बना, इसके एटॉमिक मास में क्या चेंज आई और एटॉमिक नंबर में, जल्दी बताएं बच्चों। उसके एटॉमिक मास में नो चेंज, तो बच्चों ना बीटा पार्टिकल में एटॉमिक मास में चेंज आता है ना इसमें, और बच्चों ये इसके एटॉमिक नंबर में भी नो चेंज। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये सारा कंप्लीट हो गया, यस। तो सबसे पहले मैंने क्या, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती क्या है, जिसमें बेटा एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंजेस इनटू मोर स्टेबल, मतलब कि डॉटर न्यूक्लियाई विद द मिशन ऑफ रेडिएशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। होता क्या क्यों है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशन इमिट करता है। पहले तो हमें इसका पता ही नहीं था ना कि रेडिएशन इमिट होती है अल्फा बीटा पार्टिकल, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमें ये बात पता चली, सही है बच्चों। ओके, तो हमने कहा तीन तरह के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। अल्फा डिके में हीलियम
इमिट होता है, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और गामा डिके में जस्ट न्यूक्लियस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन। सही है। अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 और बेटा प्लस अल्फा पार्टिकल। बीटा डिके में सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आना है। क्या चेंज आना है? इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर नो चेंज। सिमिलरली बेटा गामा रेडिएशन में एटॉमिक नंबर में नो चेंज, जबकि एटॉमिक मास आल्सो नॉट चेंज। ओनली एटम विल गो इनटू एक्साइटेड स्टेट, जब वापस आएगा तो गामा रेडिएशन इमिट करेगा। सबसे हैवी कौन सा होता है? हीलियम। उससे लाइटर इलेक्ट्रॉन्स मतलब बीटा पार्टिकल, और सबसे लाइटर गामा रेडिएशन। ओके, तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या बीटा डिके में जो पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है वो Z से इसमें कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या कह रहे हो? नहीं, कोई भी लिख सकते हैं, जर्नल इक्वेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बेशक जी लिख रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है बेटा। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।